नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। 2024 के चुनाव के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी के तकलीफें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सरकार तो बना ली, मोदी 3 तो शुरू हो गया, लेकिन ये 52 लोगों का कुनबा जो इस सरकार को टेका लगा के टिकाए हुए हैं, उसकी परेशानी, बाढ़ बरसात उसकी परेशानी, रेलवे एक्सीडेंट की परेशानी, विपक्ष बहुत ज़्यादा तीखे हमले कर रहा है उसकी परेशानी, उसके बाद उपचुनाव में करारी हार वो परेशानी, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी जो है जिससे रोज मोदी जी और अमित शाह हिट होते हुए दिखाई देते हैं, वो है संगठन में लगातार बगावत के सुर। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, 12 राज्यों में भाजपा के संगठन में कहीं ना कहीं बगावती सुर है। और हम जब लेटेस्ट जो हिट किया है वो उत्तराखंड में बीजेपी कार्य समिति की बैठक अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले हुई। उसमें पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पूरे पार्टी और संगठन के खिलाफ फ्रंट खोल दिया। बहुत सीनियर लोग बैठे थे, दिल्ली के भी बड़े नेता थे। उन्हीं के बीच में तीरथ सिंह का इस लोकसभा में पौड़ी से जो उनका टिकट काट कर किसी और को दिया गया, इसका दर्द छलका। अनिल बलूनी वैसे देखा जाए तो हेवी वेट है ही नहीं। एक जमाने में किसी महिला नेत्री के, जब वो दैनिक जागरण में थे तो प्रेस रिलीज लिखा करते थे। उन्हीं की कृपा से भंडारी साहब के जब वो राज्यपाल बने गुजरात में अटल जी के समय, तब उनके स्टाफ में लग गए। जब वो गुजरात थे तभी उन्होंने इन दोनों गुजराती नेताओं की मर्जी संपादित की। जब गुजरात दिल्ली आ गया तो ये मीडिया में स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे। बाद में जो मीडिया इंचार्ज थे वो उत्तर प्रदेश में विधायक बन गए, उनके जगह पे अनिल बलूनी को जगह मिल गई। उसके बाद राज्यसभा और फिर लोकसभा। जब किस्मत खुलती है तो ऐसी खुलती है। और अनिल बलूनी को टिकट देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का टिकट काटा गया। आहत तो होंगे। फिर उन्होंने कहा कि जो आज यहां बैठे हैं वो कल नहीं रहेंगे, जो कल यहां बैठे थे वो आज नहीं है, जो आज फ्रंट सीट पे बैठे हैं वो कल पीछे चले जाएंगे, क्योंकि जो लोग पीछे बैठे हैं वो एक जमाने में फ्रंट फुट पे थे। ये समय है, समय का फेर तो चलता रहता है। उन्होंने कहा कि जो ऊपर से जो नेता छोपे जाते हैं इसको बंद कर देना चाहिए। नेता कार्यकर्ताओं के बीच में उनसे सलाह करके उनके बीच में से निकालना चाहिए। ये पैराट्रूपर्स जो आते हैं ये पार्टी को बर्बाद कर देंगे, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं के आधारित पार्टी है, नेता आधारित पार्टी नहीं। ये बोल के कहीं ना कहीं उन्होंने डूबते हुए ब्रांड, जो मोदी जी का ब्रांड बिल्कुल डूबा हुआ है, उस पर भी कहीं ना कहीं एक तंज कसा है। आगे उन्होंने कहा कि जब मैं उत्तर प्रदेश में पहली बार एमएलसी चुना था तब वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये यहां पर लॉ पढ़ रहे थे। वो अपनी और उनकी सीनियरिटी और जूनियरिटी का एक दायरा बता रहे थे। विजय बहुगुणा भी पूर्व मुख्यमंत्री, जो कांग्रेस के कृपा से मुख्यमंत्री बने, बाद में बीजेपी में चले गए, उन्होंने ये सब देखा तो उन्होंने कहा कि अरे ये छोटे मोटे भूकंप है, पहाड़ों में आते रहते हैं, लेकिन इस भूकंप से नुकसान नहीं होगा। लेकिन विजय बहुगुणा जी को कौन बताए कि ये छोटे छोटे भूकंप ही पहाड़ को खोखला कर देते हैं और फिर एक छोटी सी बरसात बड़ा लैंडस्लाइड करवाती है, और भाजपा उसके तरफ जा रही है। तो जब ये इतना सारा
तीरथ सिंह जी बोल गए, रावत साहब, तो पुष्कर सिंह धामी भी चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने भी कहा कि प्रदेश में बहुत अच्छा काम हो रहा है, 4 धाम की यात्रा चल रही है, सब अमन-चमन है, लेकिन कुछ लोग लगातार प्रदेश को बदनाम करते हैं। उन्होंने कहा कि शेर के खाल में कई भेड़िए उत्तराखंड में छुपे हैं। अब उन्होंने ये तीरथ सिंह जी के लिए कहा कि किसी और के लिए कहा, इसका कयास लगाया जा रहा है। लेकिन ये दोनों वीडियो जब मार्केट में घूम रहे हैं, तो ये बात बताते हैं कि उत्तराखंड जो बहुत छोटा राज्य है, जिसने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए लोकसभा में, लेकिन उपचुनाव में जो बुरी करारी हार हुई, उसको उसके भी मायने ये है कि संगठन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हम उत्तराखंड की तो अभी लेटेस्ट बात की, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम लगातार बात कर ही रहे हैं। जब मैं आप ये बात सुन रहे होंगे, तब भी उत्तर प्रदेश में घमासान चल ही रहा है। योगी हटाए जाएंगे, योगी रोके जाएंगे, उनकी जगह कौन आएगा, कौन नहीं, मंत्रालय मुझे मिलेगा, पीडब्ल्यूडी किसको मिलेगा, होम हम रखेंगे कि होम उनके पास रहेगा, कहीं अध्यक्ष मंत्री बनेंगे, नया अध्यक्ष लाया जाएगा, संगठन में बदलाव होगा कि सत्ता में बदलाव होगा। ये झगड़े पिछले 2 महीने से लगातार चल रहे, 4 जून से लगातार चल रहे हैं। इसमें एक दिन भी युद्ध विराम नहीं है। हमको लगा था कि युद्ध विराम हो जाएगा, लेकिन अब सुनने में आया कि योगी जी को तलब किया गया है। उत्तर प्रदेश का तो सब लोगों के सामने है। बिहार में भी बाहरी और अंदरूनी के झगड़े हैं। इंपोर्टेड नेता नहीं चाहिए, हमें जो हमारे ओरिजिनल है उन पे विश्वास चाहिए। राज्य इकाई को भंग करो, ऐसे कई डिमांड वहाँ के बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। उसके बाद आप आ जाते हैं बंगाल में दिलीप घोष ने क्या कहा सबको पता है। शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष और इनके पीछे यानी बाहर के और अंदर के ये एक घमासान चल रहा है। बंगाल में जो सीटें कम हुई बीजेपी की, इसको लेके एक दूसरे पे दोषारोपण हो रहा है। अभी लेटेस्ट जो बात हुई है, ये विष्णुपुर के सांसद है सुमैया खां, उन्होंने कहा कि नेतृत्व परिवर्तन अनिवार्य है। प्रदेश के इकाई में नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, बाकी जगह भी नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए। जब घूम फिर के सारा ब्लेम शुभेंदु अधिकारी पे आता है, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जो हूँ, मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, विधानसभा में मेरा काम है, ये राज्य की इकाई से मेरा कोई लेना देना नहीं है और इनके लिए मैं कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। मैं पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता, लेकिन कल जो उन्होंने बोला कि हमें मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है, ये अल्पसंख्यक मोर्चा भंग कर देना चाहिए और सबका साथ और सबका विकास, ये नारा अब छोड़ देना चाहिए, ये सीधा प्रधानमंत्री के लिए भी बड़ी किरकिरी वाली बात थी। तो कुल मिलाकर बंगाल में जो चल रहा है ये आपके सामने है। गुजरात में लगातार मांग ये आ रही है कि ये बार-बार हमें बाहर के लोग क्यों चाहिए, जब पर्याप्त हमारे पास समर्थन है, तो भी अर्जुन मोरवाड़िया को लेने की ज़रूरत क्या थी और इनके लेने से फ़ायदा क्या हुआ। बीजेपी पिछली बार 2014-2019 जहां बीजेपी ने 26 की 26 सीटें ली थी, आज इस बार 1 सीट कांग्रेस को मिली। ये कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर जो बाहर के लोग आ रहे हैं, उससे बीजेपी का कार्यकर्ता हतोत्साहित हो रहा है। अब वहाँ पे सीआर पाटिल को अध्यक्ष जो थे पार्टी की इकाई के, अब वो केंद्रीय में मंत्री बने हैं, तो वहाँ नया अध्यक्ष देना ज़रूरी है। यहाँ पे आनंदीबेन पटेल और सीआर पाटिल मिलके प्रदेश चला रहे थे। अब अमित शाह इन्हीं आपदा में अवसर ढूंढते हुए अपना अध्यक्ष और सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। अमित शाह का दुख यह है कि देश के तमाम राज्य उनके अंडर है, बस गुजरात जो उनका गृह राज्य है वही उनकी नहीं चलती, इसी से वो दुखी है और वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये भी इस गुजरात का एक मोटे मोटे तौर पे सीन दिखता है। महाराष्ट्र में तो कहने की ज़रूरत ही नहीं, महाराष्ट्र में इतनी बीजेपियाँ हो गई है कि एक बीजेपी में 8 बीजेपी दिखती है आपको। और महाराष्ट्र में जो पानीपत हुआ, बुरी तरह से बीजेपी हारी, सिंगल डिजिट पे आ गई है। जहाँ से 40 सीटें आनी थी वहाँ 9 सीटें आई है और 9 भी भगवान भरोसे आई है। जब ये रिजल्ट आया है तो वहाँ भी अंदरूनी और बाहर के लोगों का भयानक झगड़ा है। बाहर के लोग आके पार्टी को ख़त्म कर रहे हैं, ये बार-बार बोला जा रहा है। जो अंदर के लॉयलिस्ट हैं वो अभी भी कह रहे हैं कि यदि विधानसभा में भी यदि ऐसा ही चलता रहा तो विधानसभा में भी यही हश्र होगा जो लोकसभा में है। लगातार मीटिंगें चल रही है, लेकिन कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं आ रही है। दूसरी जगह महायुति आघाड़ी जो है, जो अजित पवार, एकनाथ शिंदे और बीजेपी साथ में मिलके, इनमें भी भयावह झगड़े हैं। एकनाथ शिंदे भी
90 सीटें मांग रहे हैं, अजित पवार भी 80 सीटें मांग रहे हैं, बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि हम किसी भी हालत में 140 150 सीटों पे लड़ने के लिए तैयार हैं। ये फॉर्मूला कहीं काम नहीं कर रहा, क्योंकि 288 से ज़्यादा सीटें हो रही है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की स्थिति बहुत दयनीय है। राजस्थान में तो एक मंत्री ने इस्तीफा देकर ये बता दिया कि मैंने कहा था कि मैं इस्तीफा दूंगा, हम हार रहे हैं। लेकिन राजस्थान में अभी भी केंद्रीय नेतृत्व को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब तक वसुंधरा जी का साथ नहीं होगा, राजस्थान में स्थिति ठीक नहीं होगी। वसुंधरा वहाँ जननायक है, और जो पिग्मीज यहाँ से भेजे जाते हैं, बौने बौने नेता वहाँ पे वसुंधरा जी के सामने खड़े करने के लिए भेजे जाते हैं, वो सारे के सारे एक लाइन से फेल हो गए हैं। वो केंद्र में आके भले ही इन लोगों को बताते होंगे कि हम वसुंधरा को वहाँ पे बिल्कुल पूर्ण तरह से नेस्तनाबूद करेंगे, लेकिन जब महारानी रास्ते पे निकलती है, जब महारानी टूर पे निकलती है, तो पूरा प्रदेश बावला हो जाता है। ये होता है लोकप्रिय नायक। कर्नाटक में येदियुरप्पा, मध्य प्रदेश में शिवराज, आपके राजस्थान में वसुंधरा, ये कुछ नाम हैं जिनका एक वलय है। गडकरी की बात करें तो विदर्भ के मरे तो गडकरी का विदर्भ में एक वलय है, लेकिन फिर इनको पूछता कौन है, क्योंकि ये सीधे गर्दन से चलने वाले लोग हैं। यहाँ कमर में झुकावट चाहिए, पूरा झुक के जो बात करेगा उसकी बात होती है। फिर आप आइए हरियाणा में भी जो नए एक्सपेरिमेंट हुए हैं, इंद्रजीत सिंह ने तो बोल दिया कि इस बार मुख्यमंत्री जो है हमारा दक्षिण हरियाणा से होगा, जहाँ पे अहिलावत एरिया से, मतलब अहिर कोई होगा। उधर गृह मंत्री अमित शाह जी ने जाके उसी के दूसरे दिन बाद सैनी साहब को फिर से अगले चुनाव के लिए मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। वीर साहब जैसे सीनियर लोग घर बैठे हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये सैनी है कौन और ये क्यों मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, इससे फायदा क्या है। कांग्रेस में यदि गुटबाजी नहीं हुई तो इस बार बीजेपी को वहां पे 15-20 सीटें भी विधानसभा में मुश्किल है, इतनी बुरी हालत है, और संगठन में लगातार झगड़े चल रहे हैं। कर्नाटक का तो मैंने बता ही दिया कि येदियुरप्पा को आपने दुखी कर दिया और आप सत्ता से बाहर हो गए। इस बार भी जो पिछला आपका रिकॉर्ड था उसमें से 8 सीटें कम हुई हैं, ये भी एक बड़ा झटका है जो 240 पे बीजेपी आई है। हिमाचल में भी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए और उसमें जो बीजेपी की करारी हार हुई, उससे मतलब उपचुनाव में, उससे कहीं ना कहीं परेशानियां तो हैं। भाजपा में अंतर्द्वंद बहुत है। क्या हम इंडिपेंडेंट के भरोसे ये सरकार गिरा सकते हैं? क्या हम तोड़ फोड़ करके सरकार गिराएंगे? क्योंकि जहां आपने खरीद फोक्त करके या डर दिखा के विधायकों का इधर से उधर माइग्रेशन करवाया, और जहां आपने सरकार बनाई वहां जनता ने नकारा, ये भी है। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें आई है, लेकिन स्थिति ठीक नहीं है। हाल ही में कांग्रेस से आए एक नेता को जब मंत्री बनाया जाता है तो पुराने सारे बीजेपी वालों को लगता है कि वो पार्टी में क्या कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ दरी उठाएंगे। ऐसे कई लोग हैं कि जिन्होंने 3-3 पीढ़ियां पार्टी को दी है, लेकिन आज भी वो रास्ते पे है। लेकिन जो कल तक कांग्रेस के शासन में मक्खन खाते थे, शासन बदल गया, मक्खन खाने वाला वहीं वो बीजेपी का चोला पहन के यहाँ आ जाते हैं। ये इसी के चलते कहीं ना कहीं वहाँ पे भी बहुत अंदरूनी अंदर विद्रोह है। हाँ, लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन इसलिए कि शिवराज शांत है। जिस दिन शिवराज ने गर्दन उठा ली, उस दिन पूरा मध्य प्रदेश आपको भभकता नजर आएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी यही है। छत्तीसगढ़ में जिनको मुख्यमंत्री बनाया उनका वजूद नहीं है, जिनका वजूद है वो कहीं नहीं है। खासकर एक ऐसा लोकप्रिय नेता जो रायपुर से लगातार विधानसभा में जीतता है, बृजमोहन अग्रवाल, उसको दिल्ली लाकर गला दिया, जिसको कहते हैं एक अच्छे नेतृत्व को गला दिया, उन्हें यहाँ लाके पटक दिया, और वो आदमी इस बुरी स्थिति में भी 4 लाख से ज़्यादा, 5 लाख तक वो मार्जिन से चुनाव जीतता है। वो लगातार मंत्री रहे, जब कंबाइन मध्य प्रदेश था तब मंत्री रहे, छत्तीसगढ़ में मंत्री रहे। आज पूरे रायपुर और आसपास की जगह पे इतना वजूद है कि वो किसी को भी चुनाव बीजेपी के लिए जिताऊ उम्मीदवार हो सकते हैं, या उनने जिस पे हाथ रखा है वो उम्मीदवार जीतता है। लेकिन फिर अच्छे लोग जिनका वजूद है वो दिल्ली वालों को नहीं चाहिए, इसलिए अनरेस्ट कहीं ना कहीं वही है। तो ऐसा कोई राज्य नहीं बचा, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तमाम राज्यों में। रही बात आसाम की, तो आसाम में तो पूर्ण रूप से ये ठेके पे दे दिया है हेमंत विश्वकर्मा को। तो वहाँ बीजेपी, जो संघ ने वहाँ बीजेपी का रोपण किया था, वो वहाँ पे गायब दिखती है।
ओडिशा में नया-नया राज्य है, लेकिन फिर वहाँ पर भी यही स्थिति है। जिन लोगों ने ओडिशा में पिछले 25 साल से जब कोई पूछता नहीं था, तब बीजेपी का झंडा बुलंद किया, आज वो हाशिए पे है। वो जो नए-नए लोग आए हैं, वही मंत्रिमंडल में दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर पूरे देश का यदि मैं आपके सामने चित्र रखूँ, तो ये लगता है कि बीजेपी का संगठन में चल रहा विद्रोह सबसे ज़्यादा हिट कर रहा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।